हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस भौतिकी की दुनिया में, फिजिक्स वर्ल्ड में। आज बेटा क्लास 11th फिजिक्स की एक लेक्चर की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसी सीरीज का आज ये पहला लेक्चर हमारा जो है वो बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन कि साइंस क्या होता है, इसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस में बेसिकली हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, वगैरह वगैरह। देखिए 10th क्लास तक बेटा हमने सभी सब्जेक्ट को स्टडी किया है। अब 11th में आपने एक पर्टिकुलर साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट किया है अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। तो हमें एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम पता होना चाहिए कि बेसिकली साइंस क्या है, इसका स्कोप क्या है, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और ये वीडियो सिर्फ क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप 9th 10th में हैं, 12th में हैं या किसी भी लेवल पर अगर आप हैं और अगर आपको रुचि है विज्ञान में, अगर आपको इंटरेस्ट है साइंस में, तो ये वीडियो आपके काम की है क्योंकि ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की इस वीडियो को। तो हम सभी ने 11th क्लास के बच्चों ने साइंस स्ट्रीम को चूज किया है। तो पहला क्वेश्चन तो बेटा यही बनता है कि विज्ञान है क्या, साइंस है क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। चलो शुरू करते हैं बिल्कुल शाब्दिक अर्थ से कि साइंस का ये जो वर्ड है, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ये साइंस वर्ड बेटा आया कहां से है। तो आंसर है ये जो साइंस वर्ड है बेटा, ये लैटिन के एक वर्ड से आया है, साइंटिया, जिसका मतलब होता है जानना, टू नो, जानना। तो ध्यान रखिए ये जो साइंस वर्ड बेटा है आपका, ये साइंस वर्ड डिराइव हुआ है कहां से, एक लैटिन वर्ड से जो कि है साइंटिया, और जिसका मतलब क्या होता है, टू नो, जानना। अब क्या मतलब है थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, बातें करते हैं हल्की फुल्की। देखिए क्या रहा है बेटा, बहुत ही प्राचीन समय से, एंसेस्टर टाइम से ही हम क्या कर रहे हैं, जो हम मानव हैं, जो हम मनुष्य हैं, हम अपने आसपास होने वाले ये जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं, इन नेचुरल फिनोमेना को हम बहुत पहले से ही ऑब्जर्व करते आए हैं, शुरू से ही देखते आए हैं। और हमारे अंदर हमेशा एक क्यूरियोसिटी रही है, एक जिज्ञासा रही है ये जानने की कि हमारी ये जो प्रकृति है, इसमें जितने भी ये फिनोमेना हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं और किस तरीके से हो रहे हैं, क्या कारण है इनके पीछे। जैसे दिन होना, रात होना, तारों का टिमटिमाना, है ना, लगातार ये जो हमारे सीजन्स हैं, उन सीजन्स का कंटिन्यूअसली चेंज होना एक साइकिल की तरीके से। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारी बॉडी का ग्रो करना, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ फेनोमेनास आर अकरिंग इन आवर नेचर साइमल्टेनियसली, सो मेनी फेनोमेनास आर अकरिंग इन आवर नेचर, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस वी कैन से, अरबों खरबों फेनोमेना हमारे जो हैं वो हमारी प्रकृति में लगातार होते रहते हैं, साइमल्टेनियसली होते रहते हैं हमारे आसपास। और हम क्या करते हैं, उन फेनोमेना को जब देखते हैं तो हमारे अंदर एक जिज्ञासा रहती है, एक क्यूरियोसिटी रहती है उसको जानने की, ये जो फेनोमेना है बेटा वो क्यों हो रहा है, और अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। और ये जो क्यूरियोसिटी है, ये जो जिज्ञासा है इन प्रकृति के बारे में जानने की, इसी जिज्ञासा से साइंस का उद्भव होता है। इसी जिज्ञासा से, इसी क्यूरियोसिटी से साइंस यू कैन से बनती है। साइंस का डेवलपमेंट इस क्यूरियोसिटी की वजह से ही होता है। अब थोड़ा समझते हैं कि साइंस बेसिकली है क्या, कैसे काम करती है ये। तो क्या होता है बेटा, हमारे आसपास जितने भी नेचुरल फिनोमेना होते हैं, उन नेचुरल फिनोमेना को हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम किसी नेचुरल फिनोमेना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा पहला काम क्या होता है, हम उसके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं, उसको हम बार 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 देखते हैं, और देखकर बहुत सारे ऑब्जर्वेशन लेकर हम क्या करते हैं, एक फिलॉसफी बनाते हैं, एक अपने अंदर एक कल्पना बनाते हैं, कल्पना करते हैं कि ये जो फेनोमेना है वो इस वजह से होता होगा या इस तरीके से होता होगा। समझ रहे मेरी बात को। हम क्या करते हैं बेटा, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस लेते हैं उस फेनोमेना के जो हम देख रहे हैं, और उसको ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर, उन ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करके हम एक कल्पना बनाते हैं, एक फिलॉसफी बनाते हैं कि ये फेनोमेना इसलिए होता होगा। अब ये हमारी फिलॉसफी जो हमने बनाई है वो वाकई में सही है या नहीं है, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं,
है ना। और जब हमारे एक्सपेरिमेंट का डाटा इस फेनोमेना से मैच हो जाता है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैं और जो यहाँ हम देख रहे हैं, ये दोनों ही आपस में मैच हो जाते हैं, तो हम कहते हैं भैया हमने एक थ्योरी बना दी है, एक साइंटिफिक थ्योरी बना दी है उस फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बातें समझ में आ रही हैं? यानी जब हम किसी भी चीज के बारे में जानते हैं तो उसको जानने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है। बात समझ में आ रही है? सिस्टमैटिक मतलब बेटा क्रमबद्ध। ऐसा नहीं है कि जैसे हमें किसी भी चीज के बारे में जानना है तो हमने डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया या किसी को देखा और हमने सीधा ही थ्योरी बना दी। नहीं, हम अगर किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसको जानने का, उसको पढ़ाई करने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, एक क्रमबद्ध तरीका होता है, जिसमें सबसे पहले उसके ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं, फिर उस ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया जाता है, फिर फिलोसफी बनाई जाती है, फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को उस ऑब्जर्वेशन के साथ कंपेयर किया जाता है और अगर वो मैच होते हैं तब एक थ्योरी बनती है और उसको हम पब्लिश करते हैं। तो ये जो सिस्टमैटिक तरीका होता है किसी भी नेचुरल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने का या उसको जानने का या उसको स्टडी करने का, इसी सिस्टमैटिकल तरीके को ही साइंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? साइंस क्या है? तो आंसर है साइंस एक सिस्टमैटिक तरीका है किसी भी नेचुरल फिनोमिना को जानने का या उसको पढ़ने का, उसको स्टडी करने का। बात समझ में आ रही है? साइंस का मतलब हमने क्या बताया? जानना। तो हमारी प्रकृति में जितने भी फेनोमेना होते हैं उनको जानने के लिए, उनको पढ़ने के लिए जो हम सिस्टमैटिक तरीका अपनाते हैं, क्रमबद्ध तरीका अपनाते हैं, इसी को साइंस कहते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें बेटा साइंस की कि साइंस होता क्या है, तो आप लिख सकते हैं बेटा कि व्हाट इज साइंस। यू कैन से गाइस दैट द सिस्टमैटिकल study of happening events and phenomena around us is called science। समझाते हैं बेटा क्या मतलब है इसका। तो ये साइंस की एक डेफिनेशन है। क्या मतलब है इसका? हमने क्या बोला बेटा? द सिस्टमैटिकल स्टडी मतलब जो क्रमबद्ध तरीका होता है पढ़ने का। किसका? किसी भी हैपनिंग इवेंट एंड फेनोमेना, हमारे आसपास होने वाले इवेंट मतलब घटनाएं, जो भी घटनाएं, जो भी इवेंट्स आपके आसपास होते हैं, दिन होता है, रात होता है, बहुत सारे इवेंट्स अपने हमारे आसपास होते हैं, उन इवेंट्स को स्टडी करना या जो फेनोमेना हमारे आसपास हो रहे हैं, दिन होना, रात होना, सीजन्स का चेंज होना, इन फेनोमेना को स्टडी करना। किस तरह से स्टडी करना? सिस्टमैटिकल तरीके से स्टडी करना, मतलब क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करना, इसी को साइंस कहते हैं। समझ में आ रही बातें? द सिस्टमैटिकल स्टडी ऑफ हैपनिंग इवेंट एंड फेनोमेना अराउंड अस, हमारे आसपास होने वाले इवेंट्स और फेनोमेना को सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी करना ही साइंस कहलाता है। सही है बेटा? और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो हमने देख लिया है, ये साइंटिया वर्ड से आया है जिसका मतलब है जानना। जानना इसलिए बेटा क्योंकि इस साइंस की मैंने आपको बताया कि शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी जिज्ञासा से होती है, किसी भी चीज को जानने की जो क्यूरियोसिटी। तो ये बात हुई साइंस की। अब क्लासिफिकेशन की अगर बेटा बात करें तो ब्रॉड लेवल पर, बड़े लेवल पर हम साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये हमारा होता है फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा कि ब्रॉड लेवल पर हम साइंस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये हमारे हो गए कौन से? फिजिकल साइंस और दूसरा हमारा हो गया बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस में देखो नाम क्लियर है बेटा। फिजिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं बेसिकली उन इवेंट्स की, उन फेनोमेनास की हम स्टडी करते हैं जिनमें लाइफ नहीं है। यानी समझ में आ रही है आपको कि जो क्या कहते हैं, जिनको अजैव है ना, जो अजैव है, जो जिंदा नहीं है, जिनमें लाइफ नहीं है, ऐसे इवेंट्स को, ऐसे फेनोमेना को हम फिजिकल साइंस में स्टडी करेंगे। और जब हम किसी बायोलॉजिकल इवेंट की बात करते हैं जिनमें जीवन होता है, ऐसे इवेंट को, ऐसे फेनोमेना को, जैसे हम किसी पर्टिकुलर एनिमल को स्टडी कर रहे हैं, हम अपनी खुद की बॉडी को स्टडी कर रहे हैं, हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें हमारी बायोलॉजिकल साइंस आ जाती है।
ठीक है। तो जीवित जो चीजें हैं बेटा, जिनमें लाइफ होती है, लाइफ वाले इवेंट्स को स्टडी हम करते हैं बायोलॉजिकल साइंस में। और ऐसी साइंस जो डील करती है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, नॉन लिविंग फेनोमेना या इवेंट्स के साथ, ऐसी साइंस को हम फिजिकल साइंस कहते हैं। फिजिकल साइंस के अंदर बेटा हमारा आ जाता है फिजिक्स, जो कि हम पढ़ेंगे, हमारा जाता है केमिस्ट्री, ठीक है, हमारा जाता है एस्ट्रोनॉमी, जो हम स्पेस साइंस की बात करते हैं। बहुत सारे हैं, मैं ये सब तो नहीं लिख सकता, ठीक है, ETC आप कर दीजिए, बहुत सारे हैं ऐसे ही। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, देयर आर सो मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिकल साइंस। फिलहाल तो हम इन दो की बात करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, ठीक है, 11th क्लास में। बायोलॉजिकल साइंस में तो आपको पता ही है, आपकी बायोलॉजी हो गई, ठीक है, इसके साथ साथ आपकी जूलॉजी हो गई, आपकी बोटनी हो गई, बॉटनी हो गया, ETC, ऐसे ही बहुत सारी ब्रांचेस आपकी बायोलॉजिकल साइंस की होती हैं। तो ब्रॉड लेवल पर हम साइंस को बेटा क्या करते हैं, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस क्या होती है, तो आंसर है इट डील्स विद द लिविंग, नॉन लिविंग, आई एम सॉरी, इट डील्स विद द नॉन लिविंग थिंग्स and phenomena related to them। ये नॉन लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है फिजिकल साइंस, और उनके साथ जो फेनोमेना रिलेट करते हैं उनके साथ डील करती है। और आप समझ गए कि यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस जो आपकी होगी, इट डील्स विद दी लिविंग थिंग्स, डील्स विद दी जो आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं और जो उनके साथ फेनोमेना एसोसिएट होते हैं उनके साथ बायोलॉजिकल साइंस डील करती है, ठीक है। तो फिजिकल साइंस में बेटा मैंने 11th क्लास में बताया आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में स्टडी करना है फिजिकल साइंस के अंदर। तो आज बेसिकली हम फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स के लेक्चर्स हम शुरू कर रहे हैं। तो आज हम फिजिक्स की बात करते हैं बेटा कि असल में फिजिक्स क्या होता है, भौतिकी जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है। और बहुत ही मजेदार ये टॉपिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। आओ शुरू करते हैं बेटा। व्हाट इज फिजिक्स एग्जैक्टली, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, तो समझिए क्या होता है बेटा। एक हम बहुत ही साधारण सा एग्जांपल देते हैं भौतिकी को समझाने के लिए, फिजिक्स को समझाने के लिए। क्या कि जो आपका घर है, हम बहुत सिंपल सी बात करते हैं, जो आपका घर है, आपका जो घर चल रहा है, तो आपके घर को चलाने के लिए भी क्या बनाते हैं, कुछ ना कुछ रूल्स घर पे हमारे पापा बनाते हैं। हमारे घर पर जो पापा हैं हमारे, वो कुछ ना कुछ नियम बनाते हैं हमारे घर को चलाने के लिए। नियम जैसे कि रात के 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं जाएगा, या सुबह 8 बजे से पहले सबको नाश्ता कर लेना है। ऐसे छोटे छोटे नियम हमारे घर पे पापा में बनाते हैं। हाँ, अगर कुछ लोग मैंने बताया मम्मी के शहजादे हो या पापा की परियां हो जो 12 बजे तक सोते हो, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हमारी मम्मी तो भैया चप्पल से मारेगी। तो एक घर चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ नियम चाहिए होते हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं एक घर को चलाने के लिए। चलो अगर घर नहीं आता छोड़ो, एक देश की बात करो, एक कंट्री की बात करो। एक कंट्री को जब हम चलाने की बात करते हैं, जब एक देश को चलाने की बात करते हैं, तो उस कंट्री को चलाने के लिए भी क्या होते हैं बेटा, कुछ ना कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हो, है ना, संविधान जिसको हम कहते हैं। तो एक घर को चलाने के लिए भी नियम और कायदे कानून चाहिए, रूल्स चाहिए, लॉज चाहिए। एक कंट्री को चलाने के लिए भी रूल्स चाहिए, लॉज चाहिए। तो क्या लगता है हमारी ये जो प्रकृति चल रही है, हमारा ये जो पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड लगातार चल रहा से है कहने का मतलब कि जो जितने भी फेनोमेना हमारे इस यूनिवर्स में हो रहे हैं, लगातार अरबों खरबों फेनोमेना हो रहे हैं, क्या ये सारे फेनोमेना ऐसे ही हो रहे हैं बिना किसी रूल्स के, बिना किसी नियमों के, बिना किसी लॉज के? ऑफ कोर्स नॉट। ये जितने भी फेनोमेना हमारी प्रकृति में हो रहे हैं, जो हमारा यूनिवर्स चल रहा है, हमारी ये प्रकृति, हमारा ये ब्रह्मांड भी कुछ नियमों के ऊपर चलता है, कुछ रूल्स के ऊपर चलता है, कुछ लॉज के ऊपर चलता है। और उन्हीं नियमों को, उन्हीं रूल्स को स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? फिजिक्स बेसिकली उन नियमों या उन रूल्स की पढ़ाई करना होता है जिन नियमों या जिन रूल्स के ऊपर हमारी ये प्रकृति काम करती है। बात समझ में आ रही है?
क्लियर है? तो ये होता है बेसिकली फिजिक्स। अगर हम शब्द की बात करें, अगर हम वर्ड की बात करें, तो शाब्दिक अर्थ की अगर बात करिए बेटा, तो ये जो वर्ड है आपका फिजिक्स, ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से आया है, फ्यूसिस। ये क्या आया है? ये डिराइव हुआ है बेटा, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एक है हमारा, कौन सा? फ्यूसिस, FUISIS, फ्यूसिस। इससे ड्राइव हुआ है। और इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या मतलब होता है बेटा? नेचर मतलब प्रकृति। मतलब प्रकृति की पढ़ाई करना ही क्या है? फिजिक्स है। और जब हम कहते हैं प्रकृति की पढ़ाई करना, तो हमारा मतलब होता है प्रकृति के काम करने के ढंग को समझना। और हमारी प्रकृति, हमने क्या बताया बेटा, कुछ नियमों के आधार पर काम करती है। उन्हीं नियमों को पढ़ना भौतिकी कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। क्लियर है? तो अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें कि फिजिक्स क्या होता है बेटा, तो आप लिख सकते हैं व्हाट इज फिजिक्स। द आंसर इज द स्टडी ऑफ, बहुत ही साधारण सी मैं बता रहा हूं, द स्टडी ऑफ लॉज या फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। स्टडी ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर, जो हमारी प्रकृति के जो आधारभूत नियम हैं, जिन नियमों पर हमारी प्रकृति काम करती है, चलती है, उन नियमों की पढ़ाई करना ही क्या कहलाता है? उन नियमों की पढ़ाई करना ही बेटा फिजिक्स कहलाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। कई किताबों में लिखा होता है, आप लिख सकते हैं द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ठीक है? जो हमारी प्रकृति है और जो हमारी प्रकृति के जितने भी ये फेनोमेना हमारे आसपास हो रहे हैं, इन्हीं प्रकृति को, इन्हीं फेनोमेना को स्टडी करना फिजिक्स कहलाता है। पर ध्यान रखिए, इनको स्टडी करने से मतलब है इनके होने के ढंग को स्टडी करना। मतलब जिन नियमों के ऊपर ये काम कर रही है हमारी प्रकृति, या ये जो फेनोमेना जो हमारे हो रहे हैं, वो जिन नियमों के ऊपर हो रहे हैं, उन नियमों को पढ़ना, इसी को हम फिजिक्स कहते हैं। सही है? अगर आप इस बात को माने तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो हमारी प्रकृति, हमने क्या बताया बेटा, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस फेनोमेना हमारे इस यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में लगातार हो रहे हैं। अरबों खरबों फेनोमेना हो रहे हैं। तारे चमक रहे हैं, दिन रात हो रहा है, सुपरनोवा हमारे बन रहे हैं, ब्लैक होल्स बन रहे हैं, एक न्यूट्रॉन स्टार ब्लास्ट हो रहा है, एक ही सेकंड में हजारों तारे बन जाते हैं, अरबों खरबों तारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मतलब बहुत सारे फेनोमेना लगातार इस प्रकृति में होते हैं, इस ब्रह्मांड में होते हैं। लेकिन हमें जानकर ये बहुत ही आश्चर्य होता है कि ये जो अरबों खरबों फेनोमेना हमारी इस दुनिया में हो रहे हैं, वो सभी फेनोमेना कुछ बेसिक और कुछ फंडामेंटल नियमों के ऊपर काम करते हैं, सारे के सारे। मतलब ऐसा नहीं है कि अरबों खरबों फेनोमेना है तो सारे के सारे फेनोमेना अलग अलग नियम पर काम कर रहे हैं, इसका नियम अलग है, इसका नियम अलग है, तो अरबों खरबों फेनोमेना के लिए अरबों खरबों नियम होते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत सारे जो फेनोमेना हैं, ये बहुत सारे फेनोमेना सिर्फ कुछ गिने चुने फंडामेंटल नियमों के ऊपर काम करते हैं, और उन्हीं नियमों को पढ़ना हम फिजिक्स कहते हैं। द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम, सर क्या नाम है हमारे सर जी का, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो सबसे महान वैज्ञानिक रहे अपने समय के। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन सर ने कहा है, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंसिबल का बेटा मतलब होता है सीमित, जिसको समझा जा सके, और इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब जिसको समझा ना जा सके, जो असीमित हो। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन सर कहते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है बेटा, वो असीमित है। मतलब इतना बड़ा है कि हम इसको कभी समझ नहीं सकते, ये हकीकत है। लेकिन इसके बारे में जो सबसे असीमित बात है, वो सिर्फ ये है कि ये सीमित है। कितना कंफ्यूजिंग है ये जो वर्ड है, ये वर्ड इतना कंफ्यूजिंग है, लेकिन मैं इसको आपको आसान भाषा में बताता हूँ। सर इस लाइन से बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा असीमित ब्रह्मांड है, ये कुछ सीमित नियमों के ऊपर काम करता है।
फिर से क्या, ये जो हमारा इनकॉम्प्रहेंसिबल वर्ड है, जो हमारा असीमित ब्रह्मांड है, ये कुछ सीमित, कुछ गिने चुने नियमों के आधार पर काम करता है। ये मतलब है इस लाइन का, द मोस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल थिंग अबाउट द यूनिवर्स इज दैट इट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। सबसे असीमित बात इसके बारे में यही है कि ये सीमित है, मतलब ये कुछ नियमों के आधार पर काम करता है। तो ये हमारा नियम ही क्या है, फिजिक्स है। बातें समझ में आ रही है बेटा? तो दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स। नाउ फिजिक्स को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिक्स को हम किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अगर इसकी बातें करें तो क्या होगा। तो अभी मैंने क्या बताया बेटा कि प्रकृति हमारी जिन नियमों के आधार पर काम करती है उन नियमों को हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन हमारी प्रकृति में तो बेटा एक तारा भी है, स्टार, स्टार जो बहुत ही बड़े बड़े स्टार्स है, एक ब्लैक होल भी है, एक स्टार भी है, एक पूरी गैलेक्सी भी है, और उसी प्रकृति में एक छोटा सा एटम भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूक्लियस भी है। तो क्या लगता है बेटा कि जो नियम इन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगते होंगे, इन सेलेस्टियल बॉडीज पर जो नियम लगते होंगे, क्या वही नियम एक छोटे से एटम या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर भी लगते होंगे? तो आंसर है नहीं बेटा। ऐसे मानो कि अगर हम समाज की बात करें तो जो दिल्ली है, जो मुंबई है, यहाँ के समाज के नियम हो सकता है कुछ अपने अलग हों, और अगर कोई एक छोटा सा जनजातीय समुदाय है, कोई ट्राइब है, तो हो सकता है उसके नियम और कायदे कानून अलग हों, और ऐसा होता है। तो अगर हमारी प्रकृति ही एक बहुत बड़ी है, बहुत वर्सेटाइल है, तो ऑब्वियसली इसके नियम भी कुछ ना कुछ अलग होंगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि खरबों, अगर अरबों खरबों फेनोमेना है तो अरबों खरबों नियम होंगे, लेकिन कुछ एक तो होंगे। तो वही हम बात कर रहे हैं। हम अब क्या अपनी प्रकृति को, ये जो छोटी सी एक दुनिया है, इस दुनिया के नियमों को हम अलग पढ़ते हैं, और वो जो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जो हम अपने आसपास देखते हैं, जिसमें हमारे पास एक बॉल आ गई है, एक पंखा आ गया है, जिसमें एक प्लैनेट्स आ गए हैं जिनको हम देख सकते हैं, इस विजिबल वर्ल्ड के नियमों को हम अलग पढ़ते हैं। तो इसी के आधार पर बेटा फिजिक्स को हम क्या करते हैं, बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। बात समझ आ रही है? इसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं, फिजिक्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। और ये कौन कौन से टाइप्स हैं, इनको जरा स्टडी कर लें। तो फिजिक्स जो बेटा है, मैं समझाऊं जरा आपको। फिजिक्स जो आपकी है उसको हम बेसिकली बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? एक है आपकी क्लासिकल फिजिक्स, एक है हमारी बेटा क्लासिकल फिजिक्स, एक है आपकी मॉडर्न फिजिक्स। क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। और एक है हमारी रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। क्या है बेटा? रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। तो बेसिकली हम फिजिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स और रिलेटिविस्टिक फिजिक्स। तो तीनों को स्टडी करते हैं एक एक करके क्या होता है। तो अगर बेटा अगर क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो ध्यान रखिए, जो हमारी दुनिया है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, यानी जिस दुनिया के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें हमारा ये मार्कर आ गया, हमारा ये बोर्ड आ गया, पंखा आ गया, लाइट आ गई, जिसमें हमारे प्लैनेट्स भी आ गए, हमारा सोलर सिस्टम जिसमें हम रहते हैं ये भी आ गया, यानी वो दुनिया जिसको हम देख सकते हैं अपनी नेकेड आईज से। अपनी नेकेड आईज से बेटा आप क्या क्या देख सकते हो, आपको पता है? ये जो भी आपके आसपास है सबको आप नेकेड आईज से देख सकते हो। एक दूर के तारे, एक स्टार को भी आप अपनी नेकेड आईज से देख सकते हो। तो ये जो आपका विजिबल वर्ल्ड है, ये जो आपकी देखने वाली दुनिया है, दिखने वाली दुनिया है, इस दुनिया के नियमों को और कायदे कानूनों को हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर। बात समझ में आ रही है बेटा? क्या बता रहे हैं, ये जो हमारा विजिबल वर्ल्ड है, इस विजिबल वर्ल्ड के अपने नियम हैं, अपने रूल्स हैं, जिन रूल्स के बेसिस पर ये प्रकृति काम करती है, ये वर्ल्ड काम करता है, जिसको हम देख सकते हैं, उन रूल्स को हम पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। तो बेसिकली बेटा क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स ऑफ विजिबल वर्ल्ड। ये क्या होता है? ये होता है फिजिक्स ऑफ विजिबल वर्ल्ड। जो दिखने वाली हमारी दुनिया है उसकी फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स कहा जाता है। और क्लासिकल फिजिक्स के अंदर बेटा फिर हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। इसके अंदर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी, आप पढ़ते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पढ़ते हो, 10th में हमने पढ़ा है। इसमें हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम ऑप्टिक्स, लाइट को हम इसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें। इसके अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं,
थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है हम अभी पढ़ेंगे, क्लास 11th के अंदर ही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, तो इन सब चीजों को हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट है बेटा आपका मॉडर्न फिजिक्स। तो हमने क्या बताया कि जो बहुत एक ऐसी भी तो दुनिया है हमारी जिसको हम देख नहीं सकते, और वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की दुनिया। जो बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, तो वो जो आपका माइक्रो मतलब छोटा, तो वो जो आपका माइक्रो वर्ल्ड है, जो नॉन विजिबल वर्ल्ड है, क्या उसके भी नियम हमारे इस दुनिया के नियमों जैसे ही होते हैं? तो आंसर है नहीं। उस दुनिया के, उस नॉन विजिबल वर्ल्ड के अपने नियम होते हैं बेटा, अपने कायदे कानून होते हैं। एक अगर छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताऊं तो हमारी दुनिया में हम क्या देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक टाइम पर एक ही जगह पर हो सकता है। जैसे कोई कार अगर अभी यहाँ पर है तो कुछ टाइम बाद वो यहाँ होगी, कुछ टाइम बाद यहाँ होगी। एक ही टाइम पर कार यहाँ और यहाँ दोनों जगह नहीं हो सकती। मैं अगर अभी यहाँ पर इंस्टीट्यूट में हूँ और कुछ टाइम बाद मैं भी स्कूल में चला जाऊंगा और फिर मैं दोबारा इंस्टीट्यूट में, जो भी कहो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पर मैं इंस्टीट्यूट और स्कूल दोनों में हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। एक टाइम पर या तो मैं यहाँ इंस्टीट्यूट में रहूंगा या तो स्कूल में रहूंगा। तो हमारी दुनिया की ये नियम है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है वो डिफाइंड होती है, और एक टाइम पर एक ही पोजीशन एक ऑब्जेक्ट की हो सकती है, दो नहीं हो सकती। लेकिन जो आपका नॉन विजिबल वर्ल्ड है, जो आपका वो माइक्रो फिजिक्स है, उसमें क्या हम देखते हैं बेटा, जो एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही टाइम पर एक से ज्यादा पोजीशंस एक्वायर कर सकता है। इसको हम साइंटिफिकली प्रूव कर चुके हैं। अभी आपने नहीं पढ़ा है, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर बेटा हम पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी हमने पढ़ा है नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल, जिन्होंने कहा था कि भैया सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। तो ये नील्स बोर ने कहा था, हाइजेनबर्ग सर ने ये कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इलेक्ट्रॉन को बता सकें कि वो कैसे मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ मोस्ट रैंडम पार्टिकल, ये बहुत ही रैंडम पार्टिकल है। ये कहाँ होगा किसी टाइम पर हम बता ही नहीं सकते। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात कर सकते हैं कि यहाँ पर इसके होने की संभावना ज्यादा है, यहाँ इसके होने की संभावना कम है। तो आप ये मानिए कि इलेक्ट्रॉन एक ही टाइम पर यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है और यहां भी होता है। दिस हैज बीन प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ साइंस माय डियर स्टूडेंट्स। यानी इलेक्ट्रॉन कैन हैव मोर पोजीशंस एट अ सेम टाइम। तो इसका नियम क्या है? अलग है। हमारी दुनिया का नियम उस पर लागू नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? हमारी दुनिया में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड जानते हैं और वो कहाँ पर है, उसकी पोजीशन जानते हैं, तो बता सकते हैं भैया कुछ टाइम बाद वो कहाँ होगा। भैया अगर इतनी स्पीड से जा रहा है, अभी यहाँ पर है, तो इतने टाइम बाद यहाँ होगा, यहाँ होगा। मतलब ऑब्जेक्ट्स की ट्रेजेक्ट्री को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा फ्यूचर में। लेकिन उस माइक्रो फिजिक्स में, उस छोटी दुनिया में हम ऐसा नहीं कर सकते। वहां पर आप ट्रेजेक्ट्री को क्या नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसके नियम अलग हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा कि हमारी दुनिया में अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, अगर दूसरी बार हम बिल्कुल वैसा ही एक्सपेरिमेंट करें, बिल्कुल उसी कंडीशन में एग्जैक्ट, तो हमें रिजल्ट भी कैसा मिलेगा? बिल्कुल पहले जैसा ही मिलेगा, कोई अंतर नहीं होगा। भाई सिंपल सी बात है। हमारी दुनिया की बात करें तो अगर आपने एक एक्सपेरिमेंट किया है, कुछ रिजल्ट मिला है, अगर आपने वही एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट किया बिल्कुल उसी तरह से, हम मान लेते हैं कि हमने थोड़ा सा भी एरर नहीं किया, हल्की सी भी गलती नहीं करी, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? हर बार आपको सेम मिलेगा। लेकिन उस माइक्रो दुनिया में क्या होता है, उस नॉन विजिबल वर्ल्ड में क्या होता है बेटा? ऐसा नहीं होता। वहां पर सेम अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तब भी रिजल्ट अलग मिल सकते हैं। आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट नीड नॉट टू गिव आइडेंटिकल रिजल्ट। एक जैसे एक्सपेरिमेंट होने पर भी रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो उस दुनिया का अपना नियम है। हमारी दुनिया में ऐसा नहीं होता। हमारी दुनिया में क्या होता है बेटा? क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है? आइडेंटिकल एक्सपेरिमेंट विल गिव आइडेंटिकल रिजल्ट। अगर एक जैसे एक्सपेरिमेंट है तो एक जैसा ही रिजल्ट मिलेगा, पर उस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इन चीजों को मैं समझाऊंगा जैसे जैसे हम आगे क्लास 11th में बढ़ेंगे, तो आपको मैं क्लेरिफाई करता जाऊंगा कि क्यों ऐसा होता है। अभी बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि मैं बस ये बताना बेटा आपको चाहता
चाहता हूं कि उस दुनिया के नियम कायदे कानून अलग होते हैं और उस दुनिया के रूल्स को, उस नॉन विजिबल वर्ल्ड के नियमों को हम जिस फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको कहा जाता है मॉडर्न फिजिक्स। बात समझ में आ रही है? तो मॉडर्न फिजिक्स बेटा क्या होता है? फिजिक्स ऑफ नॉन विजिबल वर्ल्ड। क्या होता है बेटा? ये आपका होता है फिजिक्स ऑफ नॉन विजिबल वर्ल्ड। नॉन विजिबल वर्ल्ड, इसको हम कई बार माइक्रो फिजिक्स भी कह देते हैं। माइक्रो मतलब छोटी, तो माइक्रो फिजिक्स भी आप इसको कह सकते हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। एक बचा आपका रिलेटिविस्टिक फिजिक्स लास्ट। तो बेटा अभी बात करिए, जो हमारी दुनिया है, इस दुनिया में जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, इन ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी कितनी होती है? जैसे अगर हम देखें तो एक अगर बॉल मूव कर रही है, तुमने कहा सर इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। एक कार जा रही है तो उसकी स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड। सर नहीं, बहुत तेज चल रही है, ठीक है 20 मीटर पर सेकेंड। बुलेट ट्रेन तुमने कहा सर चलो 25 मीटर पर सेकेंड। तुमने कहा नहीं सर, एक सुपरसोनिक जेट जो साउंड की वेलोसिटी से भी तेज चलता है, तो चलो मान लिया 400 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 400 मीटर, बस इससे ज्यादा तेज हमारी दुनिया में कुछ नहीं चलता है। हमारी दुनिया में ये बहुत तेज है, 400 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में आधा किलोमीटर चल जाना। चलो तुम्हारी बात मान ली भैया, 1000 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1 किलोमीटर, इतनी हाई स्पीड, बस इतनी ही स्पीड हो सकती है हमारी इस दुनिया में। लेकिन लाइट की वेलोसिटी बेटा कितनी होती है बताइए जरा? तो आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 30 लाख मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 30 लाख मीटर चलती है लाइट। मतलब वो इतनी हाई स्पीड है, इतनी हाई वेलोसिटी है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो बेटा सोचिए, जब कोई ऑब्जेक्ट उस लाइट की वेलोसिटी से मूव करेगा या उस वेलोसिटी के कंपेरेबल वेलोसिटी से मूव करेगा, तो क्या अभी भी वो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा व्यवहार वो अभी कर रहा है जब उसकी स्पीड 5 मीटर या 10 मीटर पर सेकेंड है? नहीं। जब वो 5 या 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करेगा तो उसके लिए नियम कायदे कानून अलग होंगे, उसका बिहेवियर अलग होगा। लेकिन when the object will move with such a high speed which is comparable to velocity of light, my dear students, उस टाइम पर उसका बिहेवियर बदल जाएगा, उसके नियम कायदे कानून बदल जाएंगे और तब उसका जो बिहेवियर होगा, तब उसके जो रूल्स होंगे, उसके जो नियम होंगे, उनको हम स्टडी करते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स के अंदर। उसके नियम कायदे कानून अलग होते हैं। तो रिलेटिविस्टिक फिजिक्स क्या होता है बेटा? ये ऐसी फिजिक्स होती है जो डील करती है वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के साथ। बात समझ में आ रही है? तो ये है बेटा फिजिक्स ऑफ वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, वेरी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स। इनकी स्टडी को हम रिलेटिविस्टिक फिजिक्स कहते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि भैया इसके नियम अलग कैसे होते हैं। हमारी दुनिया में बेटा क्या होता है, हमारी दुनिया में दो जगहों के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस सेम रहती है। अगर हम मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस सेम रहती है, वो बदलती नहीं है, वो वेलोसिटी पर नहीं डिपेंड करती है। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो यहां से मैं दिल्ली जा रहा हूं और दिल्ली यहां से मान लेते हैं 500 किलोमीटर दूर है। तो अगर मैं कार से जा रहा हूं और मेरी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, अगर इतनी स्पीड से मैं दिल्ली जाऊं तो डिस्टेंस कितनी होगी दिल्ली की मुझसे? 500 किलोमीटर। अब अगर मैं अपनी स्पीड को बढ़ा दूं, मैं 40 की जगह अपनी स्पीड को 60 किलोमीटर पर आवर कर दूं, अब दिल्ली का डिस्टेंस कितना होगा? यहां से 500 किलोमीटर। डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज होता है, वो अलग बात है, टाइम कम लगेगा लेकिन डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। मैंने 100 किलोमीटर पर आवर कर दिया तो अब क्या होगा? अभी भी डिस्टेंस उतना ही रहेगा। मतलब हमारी दुनिया में अगर वेलोसिटी को बढ़ाते रहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पीड, जो डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट के बीच की, दो पॉइंट के बीच की, लोकेशन के बीच की, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव कर रहे हैं या उसके कंपेरेबल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तब उनके लिए डिस्टेंस छोटी हो जाती है। उस हाई वेलोसिटी पर क्या होता है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है वैसे वैसे डिस्टेंस छोटी होती जाती है, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर आप क्लास में आओगे तो क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, इसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि हाँ, वेलोसिटी इंक्रीज होने से डिस्टेंस रिड्यूस हो जाती है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ स्पेस इस चीज को एक्सप्लेन करता है।
मैं अभी इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन बस आप ये सोच लें, ये समझ लें, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि उसके नियम अलग हैं, वो हमारी दुनिया के नियमों की तरह व्यवहार नहीं करता। तो उसके नियमों को, उसके रूल्स को बेटा हम स्टडी करते हैं रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फिजिक्स एंड साइंस। दिस वाज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम सेकंड चैप्टर आपका क्लास 11th का शुरू करेंगे और ये कंटिन्यूअसली सीरीज चलती रहेगी। चैनल को यार लाइक करो, पागल हो क्या? चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और वीडियो कैसी लगी बेटा कमेंट बॉक्स में बताओ, और यार शेयर करो जितना ज़्यादा कर सकते हो इस वीडियो को, और सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो। अगर 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो लाइव वीडियो रखेंगे, और लाइव वीडियो में तुम्हें भी बेटा मज़ा आ जाएगा और मुझे तो मज़ा आ ही जाएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो शायद आपकी कल मिलेगी आपको। एंड टाटा कल तक के लिए।